देखते हैं आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ लेना है किसके बारे में, जीन चिकित्सा के बारे में, ठीक है ना। जीन चिकित्सा किसको कहते हैं बताएं। जीन चिकित्सा में अगर किसी व्यक्ति में कोई आनुवांशिक दोष हुआ है, उसके जीन में कोई गड़बड़ी हुई है, तो उसको ठीक करने की विधि जो है वो क्या कहलाती है, जीन चिकित्सा कहलाती है। सबसे पहली बार जो है जीन चिकित्सा कब किया गया था, एक बच्ची पे 4 साल की बच्ची पे, ठीक है ना, अशांति डी सिल्वा, बहुत बढ़िया, अशांति डी सिल्वा 4 साल की बच्ची, ठीक है ना, उस पे जो है क्या किया गया था, जीन चिकित्सा किया गया था, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे दिया है जीन चिकित्सा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम लोग याद रखेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो जीन चिकित्सा जो है देखिए हम लोग बताया जा रहा है ना कि जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिसके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। समझ में आया ना, कोई बच्चा हो गया या फिर जो है कोई भ्रूण हो गया, अगर उसमें किसी प्रकार का आनुवांशिक विकार पता चला है, उसको ठीक करने की विधि जो है वो क्या कहलाती है, जीन चिकित्सा। और इसमें किया क्या जाता है, रोगों के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं में या उत्तकों में प्रवेश कराया जाता है। ये हो गई हमारी जीन चिकित्सा की क्या परिभाषा। जीन चिकित्सा की परिभाषा जो है वो हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो जीन चिकित्सा की परिभाषा हो गई। इसके बाद देखें हम लोग सबसे पहले जीन चिकित्सा जो है वो कब हुआ था, सन 1990 में। डेट याद रखेंगे, ये सन 1990 में सबसे पहले जीन चिकित्सा हुआ था। कितने साल की लड़की पर, 4 साल की लड़की पे, ठीक है ना। उसका नाम जो है क्या है, अशांति डी सिल्वा। इस समय कितना साल की हुई होगी, 1990 की है तो 25 साल, और उधर 10 साल, 35 साल की हुई होगी, समझ में आया ना, 35 साल की हुई होगी अशांति डी सिल्वा। तो इस बच्ची पे जो है मतलब इसमें कौन से जीन की कमी थी बताएं, एडीए जीन की कमी थी, ठीक है ना। इस जीन का भी नाम याद रखेंगे, जीन का भी ये नाम पूछा जाता है, क्वेश्चन इससे भी आता है कि बताइए कौन सी जीन की कमी थी, तो हम लोग क्या बताएंगे, एडिनोसिन डाई एमाइनेज, ठीक है ना। एडिनोसिन डाई एमाइनेज जो है ना, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होता है। अगर ये एंजाइम की कमी हो गई, एडिनोसिन डाई एमाइनेज लगा हुआ है, इसका मतलब साफ है कि ये एंजाइम है, क्योंकि लास्ट में क्या आया है, एज। तो एडीए जीन था, एडिनोसिन डाई एमाइनेज, यानी इसकी कमी थी, समझ में आ रहा है ना। तो ये एंजाइम जो है किसके लिए है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए है। बताया जा रहा है ना कि एंजाइम एडिनोसिन डाई एमाइनेज के लिए जो जीन जिम्मेदार है, उसके अगर लोप होने के कारण बच्चों में एडीए जीन की कमी का उपचार अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से होता है। हम लोग सीधे जो है अस्थि मज्जा, बोन मैरो, उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है ना। पूछा जाएगा कि इन बच्चों का इलाज कैसे किया जाएगा, जिनमें एडीए जीन की कमी होगी उनका सीधे हम लोग क्या बदल देंगे बताएं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे, अस्थि मज्जा ही बदल देंगे हम लोग, समझ में आ रहा है ना, अस्थि मज्जा हम लोग बदल देंगे आराम से। और मनीष, और हाँ समझ में आ रहा है ना। तो अस्थि मज्जा जो है वो हम लोग क्या कर देंगे बताएं, बदल देंगे, ठीक है ना। इस तरह से इलाज किया जाता है, प्रतिस्थापन कर दिया जाता है एक ही बार। और इसमें सुई द्वारा रोगी को सक्रिय एडीए जीन दे दिया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से हम लोग सक्रिय एडीए जीन दे देते हैं, ठीक है ना। तो बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों विधियों में यह कमी है कि ये पूर्णतया रोगनाशक नहीं है, ठीक है ना। अभी ऊपर में जो विधि हम लोगों को बताया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि ये हमेशा के लिए जो है रोगनाशक नहीं होगा। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसिकाणु को निकाला जाता है और शरीर से बाहर उसका कल्चरिंग किया जाता है, उसकी संख्या बढ़ाई जाती है, ठीक है। और सक्रिय एडीए जीन का सी डीएनए को, ठीक है ना, सी डीएनए को प्रवेश कराने के लिए हम लोग पश्च विषाणुओं का प्रयोग करते हैं, रेट्रोवायरस का प्रयोग करते हैं। सी डीएनए को ट्रांसफ़र कराने के लिए कौन से वायरस का यूज़ किया जाएगा, रेट्रोवायरस का यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। और वापस उस लसिकाणु को हम लोग शरीर में प्रवेश करा देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये कोशिकाएं मृत प्राय होती हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है समय समय पे, ठीक है ना। इसलिए आनुवांशिक लसिकाणुओं को टाइम पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। लेकिन यदि मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीन को
प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश कर दिया जाए तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है, फिर दोबारा कभी इलाज कराना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक जो है हम लोगों का आएगा, क्या चीज़ बताएं, आणविक निदान, मोलेकुलर डायग्नोसिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, SCID सेवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है ना। SCID हम लोग कहते हैं किसको, ये जो रोग हम लोग ऊपर में पढ़े हैं इसी को कहा जाता है SCID सेवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, लिख देते हैं SCID सेवर, ठीक है ना, कंबाइंड और क्या चीज़, इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है ना, इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसका फुल फॉर्म हम लोग लिख लेंगे पूरा, ठीक है, ये लिख लेंगे हम लोग। अब इसके बाद देखें अगला टॉपिक हम लोग चले आते हैं मोलेकुलर डायग्नोसिस, हम लोग देखते हैं मोलेकुलर डायग्नोसिस, ठीक है। मोलेकुलर डायग्नोसिस में दो चीज़ें बताई जाएंगी, एक एलिसा और एक PCR, जानते हैं ना हम लोग, एलिसा और PCR। एलिसा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, ठीक है, और PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो एलिसा और PCR दोनों के बारे में हम लोगों को देखना है। देखें, रोग के प्रभावी उपचार के लिए अगर हम लोग चाहते हैं कोई बीमारी होती है तो उसको पूरी तरह से जो है ख़त्म कर दिया जाए, ठीक इलाज हो, उसके लिए एक काम तो बेहद ज़रूरी है कि हमें उस रोग का पता चले कि आखिर रोग कौन सा है, तब जाके हम लोग उसका इलाज कर सकते हैं। तो रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसकी पहचान जरूरी है और उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझना अति आवश्यक है। जब पहचान कर लेंगे तो हम लोगों को क्रिया विज्ञान मालूम होता है, तो क्रिया विज्ञान मालूम है तो अब हम लोग एकदम परफेक्टली उस रोग का जो है क्या करेंगे, इलाज करेंगे। समझ में आ रहा है ना, इलाज करेंगे। और बताया जा रहा है ना कि प्रारंभ में जो है ना रोग का पता लगाना बहुत असंभव होता है, हम लोग जानते हैं। खास तौर पे जितने भी संक्रामक बीमारियां होती हैं, संक्रामक बीमारियां अपने लक्षण कब प्रस्तुत करती हैं, संक्रामक बीमारियां अपने लक्षण तब प्रस्तुत करती हैं जब उनके रोगजनक जो है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में बन जाते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा संख्या में। एक दो रोगाणु जो है, एक दो वायरस या बैक्टीरिया जब एंटर करेगा हमारी बॉडी में, क्या उसके सिम्टम आएंगे, नहीं आएंगे, उसके सिम्टम नहीं आएंगे। सिम्टम कब आएंगे, जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और उस समय जो है उसको ठीक करना लगभग जो है मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग अर्ली डिटेक्शन चाहते हैं, ठीक है ना, शुरुआत में ही पता लगा लेना चाहते हैं, तो शुरुआत में पता लगाने के लिए हमारे पास उपाय है ये आणविक निदान, मोलेकुलर डायग्नोसिस। अगर मोलेकुलर डायग्नोसिस हम लोग करते हैं तो फिर जो है रोग का अच्छे से हम लोग पता लगा सकते हैं, और रोग का पता लगा लेने के बाद जो है उसका इलाज भी अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें, पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कौन सा, PCR, समझ में आया ना, PCR और एलिसा, ये देखें हम लोग एलिसा, ठीक है ना। ये दो ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा रोगों का प्रारंभ में पता लगाया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना, रोगों का आरंभ में जो हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहले किसके बारे में, ये देखें हम लोग PCR और एलिसा दोनों को हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन इसमें PCR के बारे में हम लोगों को बताया जा रहा है। देखिए, रोगजनक जो है कौन होते हैं, जीवाणु होते हैं या विषाणु होते हैं या कवक होते हैं। तो बताया जा रहा है ना कि इनकी उपस्थिति का पता तब चलता है जब उनके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब तक लक्षण नहीं दिखेंगे तब तक हमें उस रोग की जानकारी नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना, उस रोग की जानकारी नहीं हो सकती है, और रोग की जानकारी होगी तब जब लक्षण दिखाई देंगे। लक्षण कब दिखाई देंगे, जब उनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। शरीर में एक कोई जीवाणु या विषाणु प्रवेश करता है तो उसका लक्षण नहीं आता है, ठीक है ना। लक्षण कब आएगा, जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उस समय तक रोगजनक की संख्या शरीर में पहले से काफ़ी क्या हो चुकी होती है, अधिक हो चुकी होती है। और जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में हो तो तब भी हम लोग चाहें तो उनका पहचान कर सकते हैं, किसके द्वारा, PCR द्वारा। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान के चलें कि हमें संदेह हुआ कि हमारे जो है बॉडी में एक ऐसा नीडल जो है गया है जो इन्फेक्टेड हो सकता है, ठीक है ना।
ऐसे ऐसा शक है हमारा, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं बताएं। ऐसे कंडीशन में जो है हम लोग चेक करवा सकते हैं, पीसीआर करवा सकते हैं। अगर एक दो भी जो है गया होगा वायरस बैक्टीरिया, तो पीसीआर जो है बता सकता है। कैसे बता देता है ये पीसीआर? उनके न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन करता है। हम लोग जानते हैं पीसीआर यही तकनीक है, न्यूक्लिक अम्ल को क्या करने की, प्रवर्धित करने की। प्रवर्धित मतलब उसको और ज़्यादा संख्या में बना लेना, न्यूक्लिक अम्ल की ज़्यादा संख्या बना लेना जो है ये प्रवर्धन होता है, न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। और न्यूक्लिक अम्ल के प्रवर्धन द्वारा हम लोग उस जीवाणु या विषाणु के होने का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब कहा जा रहा है ना कि संदेहात्मक एड्स रोगियों में एचआईवी की पहचान हेतु, ठीक है ना, आजकल किसका उपयोग हो रहा है, पीसीआर का उपयोग हो रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि बताइए क्या एड्स के रोगियों की पहचान पीसीआर द्वारा की जा सकती है, हाँ या नहीं? बिल्कुल की जा सकती है, समझ में आया ना। पीसीआर का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। टीबी है, टीबी कौन सा टीबी, हाँ ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। तो ट्यूबरकुलोसिस का पता हम लोग लगा सकते हैं क्या पीसीआर द्वारा? बिल्कुल लगा सकते हैं। इससे अधिकतम बीमारियों का पता लगा सकते हैं। कैंसर का, बिल्कुल, उसमें भी हम लोग जो संदेहात्मक कोशिकाएं होती हैं उनके न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन करा के और पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये पीसीआर जो है ना चिकित्सा के क्षेत्र में एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। इसके आने के बाद जो है कई बीमारियों का शुरुआत में पता लगाना संभव हो पाया है। और हम लोग जानते हैं किसी भी बीमारी को अगर शुरुआत में पता लगा लिया जाए तो उसका इलाज करना ज़्यादा आसान है या मुश्किल है? बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोगों का पीसीआर, ठीक है। चले अगला देखें हम लोग एलिसा। बताया जा रहा है ना कि डीएनए या आरएनए की एकल श्रृंखला से विकिरण सक्रिय अणु जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से क्या होते हैं, संकरित होते हैं। और जिसको बाद में जो है हम लोग किससे पहचान लेते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी, किससे पहचानते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा, ठीक है ना। और इसमें बताया जा रहा है ना कि छाया चित्र पटल फोटोग्राफिक फिल्म पर ये दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि प्रोब और उत्परिवर्तित जीन आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ आ जाए हम लोग एलिसा पे। एलिसा का हिंदी में नाम क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन। ये किस आधार पर काम करता है, इसका आधार जरूर याद रखेंगे हम लोग। पूछेगा कि बताइए एलिसा टेस्ट जो है वो किस आधार पर काम करता है, हम लोग क्या बताएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी। समझ में आया ना, क्या चीज़ बताएं, एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है ना। एंटीजन एंटीबॉडी के बेसिस पे काम करता है कौन, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी के बेसिस पे काम करता है। क्या है ये एंटीजन एंटीबॉडी? एंटीबॉडी जो है वो हमारे शरीर के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोटीन है। एंटीजन ये बाहर से आए हुए प्रतिजन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, दोनों प्रोटीन है। लेकिन ये तब बनते हैं जब हमारे शरीर में कोई जीवाणु विषाणु कवक या कुछ भी प्रवेश करते हैं। ये हमारे शरीर के लिए जो है खतरनाक होते हैं, समझ में आ रहा है ना। जैसे ही ये बनेंगे ना तुरंत इनके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा शरीर भले ही रोगाणुओं से लड़ नहीं पाए लेकिन प्रारंभ में कोशिश जरूर करता है, मारने की कोशिश करता है उनको, समझ में आ रहा है ना। तो एंटीजन जैसे ही हमारे बॉडी में बनेगा ना तुरंत उसके अगेंस्ट क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है। तो ये एलिसा टेस्ट जो है ना वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। वो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है, चेक करता है कि क्या हमारे शरीर में कोई विशेष प्रकार का एंटीबॉडी बन रहा है। जैसे कोरोना टाइम में भी जो है एंटीजन रैपिड टेस्ट हो रहा था, तो एंटीजन रैपिड टेस्ट जो है वो तुरंत बता दे रहा था कि कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो वो कैसे बता रहा था, हमारे शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश करने के बाद जो है एंटीबॉडीज़ बनते हैं, प्रतिरक्षी बनते हैं। और जब प्रतिरक्षी बनेंगे तो उनकी पहचान जो है वो हम लोग कर लेते हैं एलिसा के द्वारा। तो इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो संक्रमित है या नहीं है, ठीक है ना। देखें इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है
और ये क्वेश्चन एकदम याद ही रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है? पारजीवी जंतु किसे कहते हैं? पारजीवी, अगर सही से देखा जाए तो इसको पारजीवी नहीं बल्कि क्या कहते हैं? पारजीनी कहते हैं। पारजीनी का मतलब क्या होता है? पार मतलब बदलना, जीनी मतलब जीन, अर्थात वे जीव जिनके जीन को बदल दिया गया है, जिनके जीन को बदल दिया गया है, क्या कहेंगे उनको हम लोग? पारजीनी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांस मतलब बदला हुआ, जेनिक मतलब जीन्स, यानी वे एनिमल्स जिनके जीन को क्या किया गया है? बदल दिया गया है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं, पारजीनी जंतु कहते हैं। ठीक है ना? इसको पारजीवी जो है लिख देता है, थोड़ा सा मतलब पढ़ने में या बोलने में कॉम्प्लेक्सिटी ना हो इसके लिए जो है। ठीक है ना? तो परिभाषा ये है कि पारजीवी जंतु हम लोग किसको कहते हैं? क्या बताएंगे? ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताएं। पारजीवी जंतु कहते हैं। परिभाषा याद रखेंगे, 2 नंबर का है। ठीक है ना? और 2-2 करके जो है हम लोगों का 100 आएगा। समझ में आ रहा है ना? एक ही बार चाहेंगे 100 आ जाए, नेवर पॉसिबल। ठीक है ना? एक एक करके जो है नंबर जोड़ना होता है, और वही हम लोग कर रहे हैं, एक एक नंबर इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है ना? एक टॉपिक से। तो पारजीवी जंतु हम लोग किसको कहते हैं? बताएं। हाँ, ऐसे जंतु जिनके डीएनए को परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जो है क्या चीज, बाहरी जीन व्यवस्थित करके और उनके डीएनए को क्या किया गया है? बदल दिया गया है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? बताएं। पारजीवी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पारजीवी जंतु कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? पारजीवी जंतु जो है उनके उदाहरण बताएं। आज तक किनको किनको पारजीवी बनाया गया है? पहले बोर्ड पे जो है उसको बोले ना हम लोग, रोजी गाय आएगी बाद में। कौन? चूहे, पारजीवी चूहे, पारजीवी खरगोश, और कौन? पारजीवी सुअर, पारजीवी कौन? पारजीवी भेड़, पारजीवी गाय। ठीक है ना? पारजीवी कौन? मछलियाँ। समझ में आया ना? ये सब जो है पारजीवी होते हैं। ठीक है ना? ये सब क्या होते हैं? पारजीवी होते हैं। इसके बावजूद उपस्थित पारजीवी जंतुओं में 95% से अधिक क्या हैं? बताएं। एकदम इसको याद रखें। सबसे ज्यादा किन जीवों को पारजीवी बनाया गया है? क्यों? एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। अभी हम लोग क्लास 12th में पढ़े हैं ना, क्लास 11th और 12th मिला दिया जाए तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है वो चूहों पे हुआ है। तो वैज्ञानिक लोग ऐसे ही चूहे मारते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे चूहों को मारा होगा वैज्ञानिकों ने, जिस दिन वो बदला लेने पे उतर गए। इसीलिए तो गुस्सा के हम लोगों का भी जो है कपड़ा वगैरह काट देते हैं। समझ में आया ना? कुछ जो मिलता है वो काटते हैं। ठीक है ना? हाँ, लकड़ी तक काट देंगे। ठीक है ना? अगर उनको थोड़ा और परमिशन मिल जाए तो लोहा भी काट दें। ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो देखें हम लोग कि पारजीवी चूहे जो है वो सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं, क्योंकि किसी भी काम में जो है ना इनको प्रयोग में लाया जाता है। जब वैक्सीन का ट्रायल करना होगा, लाओ चूहा को। ठीक है ना? एंटीबायोटिक का ट्रायल करना होगा तो उसमें भी लाओ चूहा को। समझ में आया ना? सबसे पहले जो है ट्रायल किस पे होगा? चूहे पे होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, दांत बड़ा होता है, बिल्कुल दांत बड़ा होता है उसका, इसीलिए कुछ ना कुछ काटते रहता है। ठीक है ना? हाँ, दांत जो है वो बैलेंस रहे, इसके लिए जो है वो काटते रहता है कुछ ना कुछ। क्या चीज़? अक्सर जो है नया नया पैंट वैंट खरीद के लाए होते हैं ना, उसी को टिका के काटता है। हाँ, वॉशिंग मशीन में घुस के जो है अंदर का तार काट देगा। लीजिए धोते रहिए कपड़ा। समझ में आया ना? तो चले हम लोग देखते हैं। सवाल है कि हाँ क्या चीज़? पारजीवी जंतु जो है वो किस तरीके से जो है बनाए जाते हैं, वो तो हमने पढ़ लिया। ठीक है ना? उनके जीन को बदल दिया जाता है। पारजीवी चूहे जो है वो अत्यंत छोटे होते हैं, उन पे प्रभाव जो है जल्दी दिख जाता है। अब एक आदमी को अगर स्नेक बाइट करता है, सांप जो है काटता है एक आदमी को, कितना समय लगता है उसको? हाँ, 3 घंटा मतलब मान के चले एवरेज टाइम। ठीक है ना? 3 घंटा। 3 घंटे में जहर जो है पूरे शरीर में फैल जाता है, और एक चूहे में 2 से 3 मिनट।
तो जिस काम के लिए 2 से 3 मिनट लग रहा है, ठीक है ना, एंटी वेनम जो बनाया गया होगा, तो ऐसा थोड़ा है कि डायरेक्ट एंटी वेनम बना दिया गया होगा, नहीं, उसका पहले ट्रायल चला होगा। समझ में आ रहा है ना। तो जहाँ हम लोगों का 2 से 3 घंटा लगेगा, 3 घंटा, और वही काम 2 से 3 मिनट हो जा रहा है किस में, चूहे में। समझ में आया ना। तो हम लोग जो है किसको लेंगे, चूहों को चुनेंगे। हम लोग वो चाहेंगे कि जिसमें एक्सपेरिमेंट करने में जो है कम समय लगे। मेंडल भी जो है वो मटर के पौधे को क्यों चुने थे, हाँ, उसका लाइफ स्पैन कम था। समझ में आ रहा है ना, लाइफ स्पैन उसका क्या था, कम था। और ये क्या बोलते हैं, टीएच मॉर्गन थे। टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में किसको चुना था, चूहों को। सब चूहे चुने थे। टीएच मॉर्गन जो है वो फल मक्खी को चुने थे, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। तो ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर क्यों चुने थे, क्योंकि उसकी जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह की होती है। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग अक्सर अपने एक्सपेरिमेंट में उन चीज़ों को लेते हैं जिन पे ज़्यादा समय नहीं देना पड़े, नहीं तो पता चला एक्सपेरिमेंट भी ख़त्म और एक्सपेरिमेंट करने वाले भी एक्सपेरिमेंट बाकी रह गया, तो गड़बड़ हो जाएगा। देखें, परजीवी जंतुओं को किस काम में उपयोग में लाया जाता है, परजीवी जंतु क्यों जरूरी हैं, वो हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो परजीवी जंतु क्यों जरूरी है, एक एक पॉइंट जो है हम लोगों को यहाँ बताया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परजीवी जंतु जो है ना, वो प्रयोग किए जाते हैं किसका अध्ययन करने में, बताएं, सामान्य शरीर क्रिया और विकास। जैसे हमने पढ़ा है कि एली लिली ने जो है इंसुलिन बना डाला, ठीक है, तो वो इंसुलिन सबसे पहले किस में दिया गया होगा, हाँ, इन्हीं में दिया गया होगा। समझ में आया ना कि इंसुलिन जो है वो कैसे कैसे काम कर रहा है। तो सामान्य शरीर की क्रिया और विकास, ये इसका अध्ययन करने के लिए हम लोग परजीवी जंतुओं को चुनते हैं। दूसरा किस काम के लिए चुनते हैं, रोगों का अध्ययन। जैसे मान के चले टीबी पे स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। कैसे जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो भी स्टडी कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस पे। ये जो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ को हम लोग ले लें, फ्रेडरिक ग्रिफिथ भी जो है वो किस पे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस और फ्रेडरिक ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस, याद रखेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे काम कर रहे थे कौन, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है ना। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को किस में डाले थे, वो चूहे में डाले थे, चूहे में डाले थे ना, चैप्टर 6 में हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में। तो वो रोगों का अध्ययन कर रहे थे कि इसको रोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो किसी भी रोग का अध्ययन करना है तो हम लोग जो है किसका उपयोग करते हैं, बताएं, परजीवी जंतुओं का उपयोग करते हैं। कैंसर हो गया, पुटकीय रेशमियता, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एल्जाइमर्स रोग, इन सब के लिए जो है नमूने उपलब्ध हैं हमारे पास, ठीक है ना, परजीवी जंतुओं के नमूने उपलब्ध हैं। इसके बाद देखें, जैविक उत्पाद बनाने के लिए, जैविक उत्पाद का मतलब होता है औषधि वगैरह। किसी बीमारी का जब हम लोग अध्ययन कर लिए और उसके लिए औषधि बनाना है, तो औषधि बनने के बाद सर्वप्रथम जो है उसका ट्रायल किस पे होगा, बताएं, उसका ट्रायल होगा परजीवी जंतुओं पे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोगों को दिया है, ये याद रखने वाला एग्जाम्पल है। पिछले साल का पेपर अगर हम लोग उठा के देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही था पिछले साल का, कि बताइए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है ना। अगर जो है हम लोगों को देखना हो, एक बार 2024 का पेपर निकाल के देखें हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन जो है यही था, क्या चीज़, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो किस में उपयोग होता है। तो ये हम लोग जान लें कि एक प्रकार का ये मानव प्रोटीन है, और इस मानव प्रोटीन का उपयोग जो है ना इम्फाइसेमा के इलाज में किया जाता है, वातस्फीति, ठीक है ना। इम्फाइसेमा में होता क्या है कि हमारे फेफड़े के अंदर जो वायु कुपिकाएँ होती है ना, उनके अंदर की जो दीवार है वो एकदम मतलब बेकार हो जाती है, ठीक है ना। और इसके चलते हमारा जो वायु कुपिका है उसका आकार जो है बड़ा हो जाता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है इम्फाइसेमा रोग में। तो इम्फाइसेमा रोग का इलाज करने के लिए हम लोग जो है किसका उपयोग करते हैं, बताएं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का, ठीक है ना। इसी तरह से फिनाइल केटोन्यूरिया हो गया, PKU, पुटीय रेशमियता, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनके भी इलाज के लिए जो है अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं, मेडिसिन्स बनाई गई हैं। अब आ गई हमारी कौन सी गाय, बताएं, रोजी गाय। रोजी गाय को कब बनाया गया था, 1977 में, 1977 में। समझ में आ रहा है ना।
तो रोजी गाय जो है इसमें कौन सा प्रोटीन था बताएं? मानव प्रोटीन। कितना? 2.4 ग्राम प्रति लीटर। 2.4 ग्राम क्या? प्रति लीटर जो है। समझ में आया ना? तो इस मानव प्रोटीन का नाम क्या था जरा बताएं? इस मानव प्रोटीन का नाम था मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। कौन सा? मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। समझ में आ रहा है ना? रोजी गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है? मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। कितना मिलता है? 2.4 ग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर दूध पिएंगे तो कितना ग्राम प्रोटीन मिलेगा? 2.4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और नॉर्मल गाय का दूध पीते हैं तो उतना ही। तो फिर इससे क्या फायदा होगा? नॉर्मल गाय के दूध में 1.4 ग्राम, याद रखें हम लोग, 1.4 ग्राम क्या चीज? पर लीटर। ठीक है ना? 1.4 ग्राम पर लीटर जो है वो प्रोटीन मिलता है नॉर्मल गायों के दूध में, और रोजी गाय में 2.4 ग्राम। तो ये एक पारजीवी जंतु का जो है बेहतरीन उदाहरण है। समझ में आ रहा है ना? इसका दूध जो है हम लोग बच्चों के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसकी? प्रोटीन की। देखें लिखा भी है, मानव शिशु हेतु क्या है? अत्यधिक संतुलित भोजन है। अगला हम लोग पारजीवी जंतुओं का उपयोग किस में करते हैं बताएं? वैक्सीन सेफ्टी में। किस में करते हैं? वैक्सीन सेफ्टी। यानी कोई भी वैक्सीन बना लिए वो कितना % सेफ है उसका ट्रायल जो है करने के लिए हम लोग जो है किसका उपयोग करते हैं बताएं? पारजीवी जंतुओं का। और सबसे लास्ट आ गया रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। कोई भी केमिकल हम लोग बनाते हैं तो उस केमिकल को जांच करने के लिए, उस केमिकल का पता लगाने के लिए वो कितना ज़्यादा सुरक्षित है, इसके लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पारजीवी जंतुओं का प्रयोग करते हैं। तो ये 5 बिंदु हैं जो हम लोग याद रखेंगे। पारजीवी जंतुओं का उपयोग क्यों किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें केवल हम लोगों को इतना ही लिखना होता है, ये जो हम लोग टिक किए हुए हैं 5 पॉइंट जो है वो हम लोग लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? 5 पॉइंट लिख देंगे। कौन कौन बताएं जरा? सबसे पहला कौन आएगा बताएं? सबसे पहला हम लोगों का आ जाएगा, ये देखें हम लोग नंबर फर्स्ट पे जो है क्या लिखेंगे? सामान्य शरीर क्रिया और विकास। ठीक है। रोगों का अध्ययन। तीसरा जैविक उत्पाद हेतु। ठीक है ना? टीका सुरक्षा के लिए और रासायनिक सुरक्षा परीक्षण के लिए। चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नैतिक मुद्दे। नैतिक मुद्दे लास्ट टॉपिक है ना? बिल्कुल। इसके बाद जो है चैप्टर 12 हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। यानी मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज़? मंडे से चैप्टर 13 स्टार्ट होगा। लेकिन फिलहाल कल यानी संडे को यूनिट नंबर 8 का टेस्ट। सिर्फ 8, इकाई 8, चैप्टर 8 नहीं है। इकाई 8 में 3 चैप्टर है। समझ में आ रहा है ना? कौन कौन? हाँ 8, 9, 10। चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10। तो इन तीनों का टेस्ट कल होगा। कैजुअल टाइमिंग होगा। ठीक है ना? कौन कौन? 7 to 8, 8 to 9। ठीक है ना? ये 2 टाइमिंग जो है रखा जाएगा और उसमें हम लोगों का सब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो होगा। देखें चलते हैं हम लोग नैतिक मुद्दे पढ़ने। नैतिक मुद्दे जो है ये हम लोग बताते हैं किसी भी जीव के साथ अन्याय नहीं कर सकते। हम लोगों को पता है प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे, हाँ प्रकृति जो है हमारे साथ खिलवाड़ करेंगी। तो अगर हम लोग किसी जीव को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये जो है मतलब नैतिकता के खिलाफ है। समझ में आ रहा है ना? अभी हम लोग चूहों के बारे में पढ़ें, इतनी ज़्यादा ज्यादती हुई है चूहों पे। समझ में आ रहा है ना? तो ये सही नहीं है। इसके लिए नैतिक मुद्दे जो है बनाए गए हैं। और हम लोग जानते हैं, ये देखें हमारे देश में एक एजेंसी है, नाम क्या है उसका? GEAC। ठीक है ना? GEAC का फुल फॉर्म कल हम लोग लिख लिए थे, याद आ रहा है? जेनेटिक इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी। याद है ना? जेनेटिक इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी। इसका डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन नहीं, इसका जो है फुल फॉर्म हम लोग याद रखेंगे। आनुवांशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति। ये वो समिति है जो आनुवांशिकता रूपांतरित जीवों को मान्यता प्राप्त करवाती है। क्या करवाती है? मान्यता प्राप्त करवाती है। मान्यता प्राप्त का मतलब क्या हो गया? हाँ उनको जो है अप्रूव करवाती है। जैसे कैसे बताए थे हम, कुत्ते में जो है बाघ का जीन जोड़ के और किसी शहर में छोड़ दें, क्या होगा? नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों?
बिल्कुल, उसके पहले जीएसी से अप्रूवल लेना होगा कि भाई हमने कुत्ते को बनाया है, उसमें बाघ का जीन डाला है, खूंखारपन वाला, आप परमिशन दीजिए कि इसको छोड़ें। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा जो है नहीं कर सकते हैं, ये मतलब एकदम खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए जो है ये नैतिक मुद्दों के अंतर्गत जो है बनाया गया है, नहीं तो साइंटिस्ट लोग जो है कुछ भी बना दें, पता ही है हम लोगों को। तो देखें हम लोग, ये जो है जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता और जन सेवाओं के लिए जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा आदि के बारे में निर्णय लेती है। कौन सी संगठन बताएं? जीईएसी। ये किसका संगठन है जीईएसी? भारत सरकार का जो है संगठन है। समझ में आ रहा है ना? भारत सरकार का संगठन है ये। अब इसके बाद एक और चीज़ देखें हम लोग, अगला जो है टॉपिक आता है और इसका भी डिफिनीशन पूछा जाता है। अगला टॉपिक जो है वो है क्या, बताएं जरा हम लोग। ये जितने जनमानस हैं, जनमानस में इस बात को लेके जो है काफ़ी आक्रोश होता है कि कुछ कंपनियां आनुवांशिक पदार्थों, पौधों और अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग करके बनने वाले उत्पाद और तकनीकी के लिए एकस्व प्राप्त कर रहे हैं। एकस्व प्राप्त करना मतलब पेटेंट करवाना कि उस पर हमारा ही अधिकार है। जैसे कि इमोजी जिसने बनाया था, पता है उसको कितना रुपया मिला? जिसने इमोजी बनाया था उसको मात्र $2 मिले थे। इमोजी हम लोग जानते हैं ना जी, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग जो है आजकल हाँ, कौन नहीं जानता है इमोजी। तो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग जो है जिन संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं वो हो गया क्या चीज़? इमोजी। तो इमोजी जिसने बनाया उसको कितना मिला? $2, यानी कितना रुपया? 150-200 हो जाएगा, 160 रुपया। और जिस कंपनी ने इसको खरीदा वो आज करोड़ों में है। समझ में आ रहा है ना? जिस कंपनी ने इसको खरीदा वो आज करोड़ों में है। माइक्रो ओवन की बात करें हम लोग, माइक्रो ओवन, माइक्रो ओवन किसको बोलते हैं? गर्म करने वाला, खाना गर्म करने वाला, ठीक है ना? तो माइक्रो ओवन जो है वो भी जिसने बनाया था, बहुत कम पैसे में कंपनी ने उसको खरीदा और आज वो कंपनी जो है लाखों में खेल रही है, करोड़ों में जो है खेल रही है। तो ये सब आइडिया होते हैं, इंटेलेक्चुअल चीज़ें होती हैं। एक एक आइडिया जो है कई 100 करोड़ में बिकता है। समझ में आ रहा है ना? आइडिया कंपनियां जो हैं लेती हैं एक्सपर्ट से अपने, ठीक है ना? R&D पे जो है हर एक कंपनी कितना ज़्यादा खर्च करती है पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो ये सब जो है होता है, मान के चलें कोई आदमी जो है एक आइडिया डेवलप किया और पता चला उसका आइडिया चोरी हो गया। समझ में आ रहा है ना? आइडिया चोरी हो गया, तो आइडिया चोरी होने के बाद जो चुरा के ले जाएगा ना, सबसे पहले उसका क्या करवाएगा? पेटेंट करवाएगा। समझ में आ रहा है ना? कि ये मेरा आइडिया है, भले कहीं से चुरा के लाया है लेकिन कहेगा कि ये मेरा आइडिया है। तो जैविक चीज़ों के साथ ऐसा होने लगा, जैविक चीज़ों के साथ ऐसा होने लगा। इसका उदाहरण है, हम लोग जानते हैं धान जो है ना, धान एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है जिसके बारे में हजारों साल पहले जो है ना पूर्व एशिया के कृषक, ठीक है ना, वो उगाते थे और मतलब उनके कृषि में जो है उनके इतिहास में इसका वर्णन मिला है। हमारे भारत में खाली धान की कितनी किस्में हैं इसको याद रखें। धान की कितनी किस्में हैं? 2 लाख। कहाँ पे? भारत में। बासमती चावल कितना है? वाह, बहुत बढ़िया। तो बासमती चावल की वैरायटी जो है वो हम लोग जानते हैं केवल भारत में जो है कितनी है। तो भारत में धान की जो विविधता है विश्व की सर्वाधिक विविधताओं में से एक है। समझ में आ रहा है ना? भारत में सबसे ज़्यादा, इसीलिए तो हम लोग जो है कहते हैं क्या चीज़? धान का कटोरा। समझ में आया ना? देखिए बासमती धान जो है वो किसके लिए जाना जाता है? अपने एरोमा और अपने फ्लेवर के लिए। समझ में आ रहा है ना? अपने एरोमा और फ्लेवर के लिए, अपने स्वाद और सुगंध के लिए। बासमती चावल कहीं बन रहा हो, वहाँ से हम लोग गुजर जाएं, एकदम बिना भूख के भूख लग जाएगी। समझ में आ रहा है ना? क्यों? उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है बासमती चावल, ठीक है ना? तो ये अपने स्वाद के लिए और अपने किसके लिए फेमस है? हाँ, स्वाद और सुगंध के लिए, बिरयानी के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसकी जो है कितनी वैरायटी है बताएं हम लोग? 27 वैरायटी पहचानी गई है। बासमती चावल की अपने यहाँ कितनी वैरायटी है? 27। और ये बताया गया ना कि पहचानी गई किस्में भारत में उगाई जाती हैं। इसका सबूत है, प्राचीन जितने ग्रंथ हैं, लोक साहित्य हैं, कविताएं हैं, उन सब में बासमती चावल का वर्णन मिला है। समझ में आया ना?
जिससे यह पता चलता है कि कई सौ वर्ष पहले से ये हमारे यहाँ उगाया जाता है। हमारे यहाँ मतलब भारत में उगाया जाता है, ठीक है ना। और वर्ष 1977 में एक कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिकन एकस्व और ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा एकस्व अधिकार प्राप्त करवा लिया। धोखे से, चोरी से एक अमेरिकी कंपनी जो है वो अपना पेटेंट करवा ली कि बासमती चावल मेरा है। समझ में आ रहा है ना, बासमती चावल मेरा है। और इससे कंपनी बासमती की नई किस्मों को अमेरिका और विदेशों में क्या कर सकती है, बेच सकती है। जब पेटेंट करवा लेगी तो उसको कहीं भी बेचने में मुंह मांगी कीमतों पर कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो बासमती की यह नई किस्म वास्तव में भारतीय किसानों की किस्मों से विकसित की गई थी। विकसित तो भारत वाले किस्म से ही किया गया था, लेकिन अमेरिका कह रहा था कि ये हमारा है। जानते ही अमेरिका वाले ऐसे ही चापलूस होते हैं, समझ में है ना। हाँ तो भारतीय बासमती को अर्धबौनी किस्मों से संकरण कराकर नई खोज या एक नई उपलब्धि का दावा किया गया था उसमें। और बताया जा रहा है एकाधिकार के लागू होने के बाद भी इस एकाधिकार के तहत अन्य लोगों द्वारा बासमती का विक्रय प्रतिबंधित हो सकता था। अगर ये पेटेंट उसको मिल गया होता तो भारत जो है बासमती चावल बेच सकता था या नहीं बेच सकता था? नहीं बेच सकता था, बिल्कुल नहीं, बिना उससे परमिशन लिए। हमारा ही चावल हम ही को बेचने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसा कंडीशन ला देता वो अमेरिका। जरा सोचे क्या स्थिति होती। मल्टीनेशनल कंपनियां और दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन और क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। जैव डकैती, इसका डिफिनीशन याद रखेंगे। जैव डकैती, कौन सी डकैती? अगर बायोलॉजिकल चीजें हम लोग चुराते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? बायोपायरेसी कहा जाएगा। और ये परिभाषा जो है एकदम इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क हम लोग लगा लें इस पे। एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनियां और दूसरे संगठन द्वारा किसी देश का या फिर उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन, परमिशन और क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी है। ये जो केस देखे थे हम लोग कि अमेरिका अपना पेटेंट करवाने जा रहा था, पेटेंट कराया था, उसमें भारत ने केस किया और भारत जो है केस जीता भी। करीब करीब 10 साल तक ये केस चला था बासमती चावल के लिए। और हाँ, चावल के लिए केस चला था। तो सोचे हम लोग कि 10 साल के बाद जो है भारत को जीत हासिल हुई और तब जो है पेटेंट बासमती चावल का किसको मिल गया? इंडिया को मिल गया। तो अगर हम लोग किसी भी व्यक्ति का आइडिया चुराते हैं, बायोलॉजिकल आइडिया, तो वो क्या है? बायोपायरेसी है। किसी भी देश का बायोलॉजिकल आइडिया चुराते हैं, वो क्या है? बायोपायरेसी है। तो इस बायोपायरेसी को देखते हुए, ठीक है ना, बहुत सारे देशों ने मिलके इसके लिए सख्त कानून बनाया। समझ में आया ना। व्यापारीकरण से संबंधित या फिर जो है इसके उपयोग से संबंधित बहुत सारे कानून बनाए गए, ठीक है ना। हमारे इंडिया में भी है। भारतीय संसद ने एक बनाया क्या चीज़? हाँ, इंडियन पेटेंट बिल। इंडियन पेटेंट बिल जो है बनाया, जिसमें ऐसी चीज़ों को क्या किया जाता है बताएं? ऐसी चीज़ों को परमिशन दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना। ऐसी चीज़ों का परमिशन दिया जाता है कि आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं या आप अपना पेटेंट यहाँ ला के करवाएं। पेटेंट करवाएंगे, वो चीज़ आपकी हो जाएगी। आप जितना पैसे में उसको बेचना चाहेंगे बेच सकते हैं। समझ में आया ना। उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ। कौन? 12, ठीक है ना। 12 जो है कंप्लीट हुआ। अब कल एग्ज़ाम होगा हम लोगों का। कल एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। और एग्ज़ाम किसका किसका होगा बताएं? एग्ज़ाम होगा 8, 9, 10। लिखा गया है कि ना 2025 के आने की खुशी और ना ही 2024 के जाने का गम। असली खुशियाँ उस दिन आएंगी जिस दिन खुद को कामयाब कर लेंगे हम।